गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, अगर वह स्टूडेंट जिसको ये 3 सेंटेंस हम लिखे हैं और ये 3 सेंटेंस जो लिखे हैं, जिसको ये समझ में आ जाता है कि मैं बना सकता हूं रीजन के साथ, उसको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको नहीं आएगा उसको देखने की जरूरत है। जैसे देखो, पहला है कि सी इज बेटर देन। अब यहां पे क्या होगा आंसर? आई होगा कि मी होगा कि माई होगा कि माइन होगा? इसको पहले समझो। दूसरा क्वेश्चन है समबडी वेटिंग फॉर यू। इसका आंसर इज होगा, आर होगा, कैन होगा कि विल होगा? और तीसरा मोहन एंड सोहन आर एंजॉयिंग। इसमें क्या होगा? पहला क्वेश्चन आपका पर्सनल प्रोनाउन से है, पर्सनल प्रोनाउन से है, ये पर्सनल प्रोनाउन से। दूसरा आपका है इंडिफिनिट से, ये इंडिफिनिट प्रोनाउन से है। और तीसरा जो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से है। अब यहां पे अगर कंफ्यूज होंगे कि आई होगा कि मी होगा, तब तो आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर यहां पे आप कंफ्यूज होंगे कि इज होगा कि आर होगा, तब तो आपको पढ़ने की जरूरत है। यहां पे आप कंफ्यूज होंगे कि देमसेल्व्स होगा कि आवरसेल्फ होगा कि हिमसेल्फ होगा, तब तो आपके पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। और आज मैं जो स्टूडेंट्स एकदम कुछ नहीं आता है, वो 8 नंबर उनका एकदम क्लियर हो जाएगा। इसलिए क्लियर हो जाएगा कि प्रोनाउन चैप्टर से 8 नंबर का आता है, 8 मार्क्स का आपका। और लाइन बाय लाइन मैं बताने की कोशिश करूंगा। और ये नहीं बताऊंगा कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं। ये आपको बच्चों वाला खेल नहीं होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो प्रोनाउन की परिभाषा जानते हैं, दे नो हाउ टू डिफाइन द, इसलिए वो नहीं पढ़ते हैं। और दूसरा, प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है और इसमें कंसेप्ट की जरूरत होती है। जिसका कंसेप्ट क्लियर होगा वो आराम से बता देगा। तो हम आज कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है और उसका प्रोनाउन को जो प्रकार होते हैं, उस प्रोनाउन में जो शब्द होते हैं, वो शब्द का कैसे यूज करते हैं। यही आपके कंपटीशन में आता है, यही आपके इंटरमीडिएट में आता है, यही आपके 10th क्लास में आता है। इसी की जरूरत है स्पीकिंग के लिए। थैंक यू। आगे हम देखते हैं, चलिए प्रोनाउन पे देखो। अब हम लोग प्रोनाउन का कंसेप्ट पहले क्लियर करेंगे। प्रोनाउन का कंसेप्ट क्लियर करने के बाद प्रोनाउन में जितने वर्ड हैं उस वर्ड को यूज करेंगे। और इतने पे हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन प्रोनाउन से एकदम क्लियर होगा। कंपटीशन वाले जो स्टूडेंट है वो भी देखे, जिसको अंग्रेजी बोलना है वो भी देखे, और इंटर 12th के लिए गए तो बहुत ही आवश्यक है। देखो, प्रोनाउन का सबसे क्या समझना है, एक छोटी सी बात को समझ लीजिए। यहाँ पे एक दिया है कि मनोज इज अ डॉक्टर। मनोज एक डॉक्टर है। कंसेप्ट समझिए, मनोज एक डॉक्टर है। मनोज लिव्स इन लंदन। मनोज हैज अ कार। मनोज ब्रदर इज आल्सो इन लंदन। अब यहाँ पे मनोज, फिर यहाँ पे मनोज, फिर यहाँ पे मनोज, फिर और मनोज। तो प्रोनाउन का क्या काम है ये समझना है। तो सबसे जो फर्स्ट कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट नंबर 1, ये कंसेप्ट परिभाषा नहीं, कंसेप्ट जो समझना है बेटा प्रोनाउन का, ये समझना है कि मनोज के जगह पे यहाँ पे आपको ही लिखना है। ही, मनोज के जगह पे आपको यहाँ भी ही लिखना है। मनोज के जगह पे यहाँ पे, मनोज ब्रदर्स की जगह पे यहाँ पे हिज लिखना है, हिज। तो आपका पहला कंसेप्ट ये है, खूब बढ़िया समझिएगा, कि प्रोनाउन वह है कि बार बार नाउन के रिपीटेशन को, देखिए मनोज, फिर मनोज, फिर मनोज, फिर मनोज। तो प्रोनाउन का काम है कि नाउन के रिपीटेशन को रोकना। जो नाउन बार बार यूज होता है किसी वाक्य में, उस वाक्य को रोकना। तो क्या प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन का क्या कंसेप्ट है? पहला कंसेप्ट है कि नाउन को किसी वाक्य में बार बार जो प्रयोग होता है, बार बार जो प्रयोग होता है उसको रोकना, रोकना। ये पहला इसका कंसेप्ट हो गया। प्रोनाउन क्या है? दूसरा ये है कि इसी को एक दूसरे तरीका से लोग बताते हैं, और ये कंसेप्ट तुमको समझ लेना चाहिए।
बच्चों आपको ये समझ लेना चाहिए कि दूसरा है कि मनोज के ही बदले यहां पे ही शब्द का यूज किया गया है। मनोज के ही बदले यहां पे ही शब्द का यूज, मनोज के बदले ही शब्द का प्रयोग, और ये सब प्रोनाउन है। तो दूसरा हो गया कि नाउन के स्थान पे, नाउन के स्थान, तो देखिए नाउन के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन क्या है? तो आप इस तरह से बेटा आराम से सेंटेंस लिखिएगा और बताइएगा, किसी को नहीं, आप अपने समझिए पहले कंसेप्ट व्हाट इज प्रोनाउन। तो नाउन को बार बार यूज होता है जो वाक्य में, उसको रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। दूसरा, नाउन के स्थान पर किसी वर्ड का जो यूज कर देते हैं प्रोनाउन है। एक और बारीकी समझिए, जैसे देखो मार्कर, इसे मार्कर कहते हैं, कहते हैं कि मार्कर बहुत महंगा है, यह बाजार में उपलब्ध है, यह, तो मार्कर नहीं कह रहे हैं, इसको हम यह कह रहे हैं कि यह, तो यह प्रोनाउन है, यानी कि इसके स्थान पर हमने यह शब्द का इस्तेमाल किया। तो ये प्रोनाउन का कंसेप्ट हुआ। अब हम लोगों को जानना है कि प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं और कितने प्रकार से मतलब ही नहीं है। मतलब है कि जो प्रकार है उस प्रकार में कौन सा शब्द आता है और उस शब्द का कैसे यूज होता है, और वहीं आपके एग्जाम में पूछता है शब्द के कितने कैसे यूज होते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे प्रोनाउन के प्रकार में, वो प्रोनाउन 10 होते हैं, और 10 में सबसे जो पहला होता है वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन ये जानो। दूसरा हमारा जो होता है वो होता है पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। और तीसरा हमारा जो होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट। चौथा हमारा जो होता है वो पर्सनल, इसमें भी वर्ड है, इसमें भी वर्ड है, इसमें भी वर्ड है। उसको 1 बाय 1 करके मैं बताने की कोशिश करूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि इसी में से कैसे क्वेश्चन आते हैं और उसका आंसर हमको कैसे देना है। चौथा हम लोगों का जो है वो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पांचवा है हम लोगों का रिलेटिव प्रोनाउन। 6 है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और 7th नंबर है एम्फैटिक प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। 8 नंबर जो है हम लोगों का वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और 9 नंबर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और 10 जो है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये हम लोगों को 10 है। और ये 3 जो वर्ड है, ये 10 जो है, इसमें हम लोगों को ये पढ़ना है पर्सनल पोजेसिव, यानी कि आज हम 5 पे चर्चा करेंगे और अगले जो नेक्स्ट वीक है तो हमारा प्रोनाउन फर्स्ट हो जाएगा, प्रोनाउन सेकेंड पे 5 का, और इससे हम लोगों का 8 मार्क्स दम क्लियर हो जाएगा। जिसमें सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे पर्सनल पे, इसके बाद पोजेसिव पे, इसके बाद इंडिफिनिट पे, डिमोन्स्ट्रेटिव पे, रिलेटिव में, रिफ्लेक्सिव पे, एम्फैटिक पे, इंट्रोगेटिव पे, डिस्ट्रीब्यूटिव पे और रेसिप्रोकल पे। 1 बाय 1 समझने की कोशिश आप करोगे। जो 1 बाय 1 समझने की जो कोशिश करोगे, ठीक है, उसको देखते हैं। अब देखो बेटा, इधर जो है उसमें पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें। पर्सनल प्रोनाउन है क्या? तो आपके पर्सनल प्रोनाउन जो वर्ड है, इस पर्सनल प्रोनाउन, ये आपको जानना है बस कि जिस वर्ड को आई हो, वी हो, दे हो, ठीक है, यू हो, इसी को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एकदम सिंपल सा, बच्चा आप समझिए।
अगर आई, यू, दे, ही, सी, इट, इसी को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इस पर्सनल प्रोनाउन को हमारे एग्जाम में, और जो कि अति आवश्यक है जानने के लिए, उसको पर्सनल प्रोनाउन को 3 भाग में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। और आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि पर्सनल प्रोनाउन को जो 3 भागों में बांटा गया है, पहला है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और इस फर्स्ट पर्सन को हम लोग कहते हैं स्पीकर। स्पीकर मतलब बोलने वाला, बोलने वाला। इसके अंतर्गत जो सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर, और एक वर्ड है प्लूरल। सिंगुलर में आपका आ जाता है आई, मी, माई और माइन। ये फर्स्ट पर्सन है। वी, अस, आवर और आवर्स। आप समझो खूब बढ़िया से। अगर आपको ये मालूम है कि मी कौन सा पर्सन है तो बताएंगे कि ये फर्स्ट पर्सन है। माई कौन है तो फर्स्ट पर्सन, माइन भी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन ये सिंगुलर है और ये पर्सनल प्रोनाउन में है। और वी, अस, आवर, ये भी आपका फर्स्ट पर्सन में आता है। इतना जानने मात्र से आपका स्पीकिंग बढ़िया हो जाएगी। इतना जानने मात्र से आपको नरेशन जो समझ में नहीं आता वो समझ में आएगी। इतना जानने मात्र से आपको पैसिव वॉइस समझ में आ जाएगी। और इसी की जरूरत है। आपका इसी बेसिक जो नॉलेज नहीं होता है, जिसके साथ प्रॉब्लम्स होती है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में आप जानिए कि आई और वी, और ये सब फर्स्ट पर्सन है। ये सिंगुलर है, प्लूरल है। दूसरा हम लोगों का जो होता है, ठीक, ये सेकेंड पर्सन है। और इस सेकेंड पर्सन में जो वर्ड आता है, चाहे सिंगुलर हो अथवा प्लूरल हो, ये दोनों वर्ड में सिर्फ यू आता है। यू को सिंगुलर भी बोलते हैं और प्लूरल भी बोलते हैं। यू है, ये देखिए ऑब्जेक्टिव में भी यू आता है, योर है और योर्स है। ये आपका सेकेंड पर्सन है। बाकी के आपका जो भी बचता है वो बेटा थर्ड पर्सन है। और सेकेंड पर्सन का मतलब होता है कि ये लिसनर होता है। लिसनर, सुनने वाला। सुनने वाले को हम लोग सेकेंड पर्सन करते हैं। तो आई, वी और यू के बाद दुनिया में जो कुछ भी बचता है वो थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट पर्सन, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन में आया। अब आपको ये जानना है कि इस आई का यूज हम कहाँ करेंगे, मी का यूज कहाँ करेंगे, वी का यूज कैसे करेंगे, अस का यूज कैसे करेंगे, यू का यूज कैसे करेंगे। और थर्ड पर्सन जो है बेटा, उस थर्ड पर्सन देखो सिंगुलर में आता है ही, सी, इट। और ही से रिलेटेड ये जो भी है हिम और हिज, से रिलेटेड हर है और हर्स है। ये भी आपको थर्ड पर्सन में आते हैं, लेकिन ये सिंगुलर है, ही, सी, इट। प्लूरल में आपको दे आते हैं, देम, देयर और देयर्स, ये प्लूरल में आते हैं, लेकिन ये थर्ड पर्सन में है। और थर्ड पर्सन में कोई भी चीज आई, वी और यू के बाद दुनिया का कोई भी चीज आपका थर्ड पर्सन है। और ये जानना आपको जरूरी है। जो बच्चे 11th, 12th और 10th क्लास में है उनको ये जानना जरूरी है। तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है। ये पर्सनल प्रोनाउन में इस वर्ड को जानना है। अब आपको ये जानना है पर्सनल प्रोनाउन में इस वर्ड को किस तरह से, तो वो इस तरह से बेटा जानना है पर्सनल प्रोनाउन में कि एक होता है आपका केस, और केस जो होता है उस केस को 3 भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि जिसे हम सब्जेक्टिव कहते हैं। दूसरा आपका बांटा गया है ऑब्जेक्ट, जिसे हम लोग ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। तो जो वर्ड सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा सुने उसे सब्जेक्टिव कहते हैं। जैसे आई है, वी है, यू है, ठीक है, ही है, सी है, इट है।
तो ये सब्जेक्टिव केस है। और दूसरा जो है आपका ऑब्जेक्टिव केस, आई का मी हो जाएगा, अस हो जाएगा, यू का यू रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, ईट का इट ही रहेगा, और यहाँ पे दे है तो दे का देम हो जाएगा। तो आप सबसे पहले केस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जानिए, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। थोड़ा सा इसको बंद कर दो तनी के घर। अब देखो इसमें होता क्या है कि आप इसको सब्जेक्ट मानोगे तो हमेशा सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और ये ऑब्जेक्ट है तो हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करेगा। जैसे हम लोग का सेंटेंस था कि सी इज बेटर देन, सी इज बेटर देन। अब ये हमारा क्वेश्चन था कि क्या होगा, सी इज बेटर देन, तो आप समझो कि सी ए सब्जेक्ट है, तो सी जब हमारा सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट की तुलना हम सब्जेक्ट से ही करेंगे। तो यहां पे ऑप्शन दिया था आई, ऑप्शन दिया था मी, ऑप्शन दिया था माई, ऑप्शन दिया था माई। तो हमारा ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से इसकी तुलना करेंगे, यानी कि ये सब्जेक्ट है आई, इसलिए आई आंसर होगा। तो यही समझना है हम लोगों को, आखिर जो सब्जेक्ट रहेगा वो यही सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो ये काम करेगा। ठीक है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन का काम है। अब हम लोग दूसरे पे आते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन पे। और पॉजेसिव प्रोनाउन सबसे महत्वपूर्ण है, और यही क्वेश्चन, एक ऐसा कोई एग्जाम नहीं कि इसका क्वेश्चन आता ही नहीं है। देखिए पॉजेसिव में, पॉजेसिव प्रोनाउन दूसरा नंबर हम लोग आते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन पे। इस पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत, पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत, ठीक है, हम पॉजेसिव प्रोनाउन न बल्कि इसको पॉजेसिव केस कर लेते हैं बेटा। पॉजेसिव केस के अंतर्गत हमारा एक वर्ड आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और एक वर्ड हमारा आएगा पॉजेसिव प्रोनाउन, और इसको भली भांति से समझना पड़ेगा हमको। यही सबसे चीज है। देखो जैसे एक वर्ड हो गया आपका माई, तो ये माई, फिर एक वर्ड हो गया आपका आवर और आवर्स, योर, योर्स, हिज, हिज, हर, हर्स, देयर, देयर्स। तो ये आपको एडजेक्टिव है, इसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और इसको हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउंस। अब यहाँ पे इसका हिंदी अगर मेरा है या मेरी है, तो आपको समझना है कि माइन का भी हिंदी मेरा है और माई का भी हिंदी मेरा और मेरी होगा। अगर आवर का हिंदी हमारा होता है तो आवर्स का भी हिंदी हमारा होगा। इसका तुम्हारा, तुम्हारी, इसका उसका, इसका हिंदी उसकी, और इसका हिंदी उन लोगों का। जो समझना है हम लोगों को, और जो एग्जाम में आता है कि कहाँ माई होगा कहाँ माइन होगा, कहाँ आवर होगा कहाँ आवर्स होगा, कहाँ योर होगा कहाँ योर्स होगा, कहाँ हर होगा कहाँ हर्स होगा, कहाँ देयर होगा देयर्स होगा। इसी को समझना है हम लोगों को, और यही समझने के बाद हम लोगों को स्पीकिंग से चाहे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा। इसको एडजेक्टिव कहते हैं, इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, और इसको पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में ये वर्ड आ जाएगा, यानी कि आपका जो सबसे पहला स्ट्रक्चर ये कि कोई भी सब्जेक्ट हो, उस सब्जेक्ट के बाद, उस सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब होगा, और वर्ब के बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और जैसे ही पॉजेसिव एडजेक्टिव, तो उसके बाद आपको नाउन लिखना पड़ेगा, नाउन। सब्जेक्ट के बाद पॉजेसिव एडजेक्टिव, वर्ब, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब देखिए जैसे कहना हो कि दिस, तो ये सब्जेक्ट हो गया दिस, इज और माई,
पेन। तो ये देखिए माई जब वर्ड लिखा गया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेन, नाउन जरूर रहेगा। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन को लिखना बहुत जरूरी है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन जरूर रहेगा। दिस इज माई पेन, दिस इज आवर पेन, दिस इज योर पेन, दिस इज देयर पेन, दिस इज हर पेन। अब देखो अगर यहाँ पे इसका यूज करेंगे तो उसके बाद नाउन जरूर रहेगा। ये माइंड में सेट कर लो, इसको अभी सेट करो, क्योंकि अभी तुरंत इस पे हम क्वेश्चन बनाकर तब आगे बढ़ेंगे। ये समझना है। बी नंबर जो हम लोगों का स्ट्रक्चर होगा ये होगा कि अगर बी नंबर स्ट्रक्चर में हम लोगों का होगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट होता है तो उस सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब लिखेंगे तो डायरेक्ट पॉजेसिव प्रोनाउन लिखेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन लिखेंगे। और इसके बाद नाउन नहीं लिखा जाता है। अगर नाउन लिखेंगे तो सेंटेंस गलत है। जैसे लिखेंगे दिस बुक इज माइन। अब देखिए माइन लिखेंगे तो कोई नाउन नहीं। दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज आवर्स, दिस बुक इज देयर्स। इस वर्ड का हम लोग यूज करते हैं। तो ये समझना है कि इसके बाद हमारा जो है नाउन नहीं रहेगा। और यही जो कंसेप्ट क्लियर नहीं करता है स्टूडेंट, उसको बार बार दिक्कत होती है, क्योंकि उसको याद करना पड़ता है। अब इसको अच्छी तरह से देख लो और इसके बाद एक क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन है जिसे देखो कि आई लाइक दिस पेन बट नॉट, यहां पे अब यहां पे देखिए पेन दिया है। अब यहां पे योर होगा कि योर्स होगा। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिस इज माई पेन नॉट, यहां पे आपका योर होगा योर्स होगा। यही आपको क्लियर कर, ऐसे ही एग्जाम में आपके आते हैं। तो अब देखिए यहां पे आई लाइक दिस पेन बट नॉट, तो नॉट के बाद यहाँ पेन नाउन दिया हुआ है। जब नाउन दिया हुआ है तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यहां पे कह रहा है दिस इज माई पेन नॉट, यहां पे देखिए नाउन नहीं दिया है। जब नाउन नहीं दिया है तो इसका आंसर योर्स होगा। तो इस कंसेप्ट को अगर आपको क्लियर है तो पॉजेसिव प्रोनाउन यही है, पॉजेसिव प्रोनाउन यही है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो ऐसे करके एक क्वेश्चन जरूर रहता है आपके, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे योर्स हो सकता है, यहाँ पे आवर्स हो सकता है, यहाँ पे देयर्स हो सकता है, यहाँ पे हॉर्स हो सकता है। ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो सकता है। ऐसे करके आपके एग्जाम में आते हैं। यही नहीं बेटा, आपके एग्जाम में इस तरह से आते हैं कि सेंटेंस कौन सही है कौन गलत है। देखिए एक क्वेश्चन आएगा आपका कि जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि दैट बुक वाज देयर, वह किताब उन लोगों का था। ये सेंटेंस सही है कि गलत है? आप अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो इसको बताइए, तो ये सेंटेंस सही है कि गलत है? ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे देयर जो है इसके बाद नाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पे देयर्स होगा। तो ये चीज को आपको समझना है कि जब नाउन नहीं रहेगा तो पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो आपका पॉजेसिव केस क्लियर हो गया। अब देखिए आपका तीसरा जो हम लोग लेकर चल रहे हैं प्रोनाउन में, और तीसरा हम लोग का प्रोनाउन है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन।
और इनडिफिनिट प्रोनाउन में जो वर्ड आते हैं उस वर्ड का यूज होता है। सबसे पहला जो वर्ड आता है इनडिफिनिट में वो वर्ड आता है समबडी, जिसका हिंदी होता है कोई ना कोई। दूसरा वर्ड आता है एनीबडी, जिसका हिंदी होता है कोई भी। तीसरा होता है एनीवन, जिसका हिंदी होता है कोई एक। और फोर्थ नंबर इसका आता है वो होता है समवन, इसका हिंदी होता है कोई। ये आपका इंडिफिनिट में आता है। और भी वर्ड हैं लेकिन पहले इसको समझ लीजिए तब आगे हम पे आते हैं इस पे। इनकी जस्ट बाद अगर ये वाक्य में सब्जेक्ट का काम करते हैं, अगर यह वाक्य में सब्जेक्ट का काम करते हैं तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर वर्ब, अगर ये वाक्य सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ये अगर ये शब्द सिंगुलर वर्ब, अगर आप सिंगुलर वर्ब, अब सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या आप समझते हैं ये भी जान लीजिए। वर्ब के पांचवा फॉर्म को रूप को हम लोग सिंगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे रीड, तो रीड में जब एस लगाएंगे तो ये V5 हो गया, तो पांचवा फॉर्म रीड्स, तो ये सिंगुलर वर्ब है, तो इसके साथ इसी का यूज करते हैं। और नहीं तो हेल्पिंग वर्ब में इज हो जाएगा, वाज हो जाएगा, हैज हो जाएगा और डज हो जाएगा। तो इनके साथ इन्हीं का प्रयोग करते हैं। अगर कोई दूसरा प्रयोग करेंगे तो आपका सेंटेंस गलत है। समबडी, एनीबडी, एनीवन, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो वर्ब के पांचवा फॉर्म, जैसे मान लीजिए कि स्पीक्स है तो ये सिंगुलर फॉर्म है, यानी कि जिसमें एस लग जाता है मेन वर्ब में उसे सिंगुलर वर्ब कहते हैं। ये समझिए, यहीं पे दिक्कत होती है आपको, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूं वो क्वेश्चन को आंसर देने के लिए ऑब्जेक्टिव में आपका मिस कहीं नहीं हो, इसके लिए मैं पढ़ा रहा हूं। अब देखो, अगर आपका सेंटेंस आ जाता है कि somebody खालिस्तान इन दिस हाउस, अब यहां पे दिया है वर्ड लिव, दूसरा वर्ड दिया है लिव्स, और तीसरा वर्ड आपका मान लीजिए दिया है कि विल लिव्ड, और चौथा आपका दिया है लिविंग। ऐसे ही करके आपके एग्जाम में आता है बेटा, ऐसा ही करके आपके एग्जाम में आता है। तो somebody in this house, तो somebody जैसे ही शब्द आया आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सेंटेंस सिंगुलर वर्ब मांगता है, और सिंगुलर वर्ब इसमें क्या है, ये है, तो बी आंसर होगा लिव्स। अब स्टूडेंट लिव को मारेगा, वही गलत करता है। ठीक है, यहाँ पे विल लिव्ड हो नहीं सकता, विल के बाद लिव नहीं लगेगा, लिविंग हो ही नहीं सकता, लिविंग रहेगा तो आर हो जाएगा। तो इस तरह से करके आपका क्वेश्चन आता है। तो इसका कहीं भी यूज करेंगे तो आप समझिए कि इसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। एक और चीज देखिए इसके साथ ही जो समझना है, और वो जो समझना है ये समझना है कि ऑफ, अगर इसमें वर्ड होता है ऑफ, तो इसका हिंदी में से होता है, में से। जिसे कहा जाए कि 4 छात्रों में से कोई एक खेल रहा है, तो 4 छात्रों में से कोई एक, तो यहां पे क्या लिखेंगे, कोई एक का, एनीवन, में से का इंग्लिश ऑफ, एनीवन ऑफ, और 4 छात्रों का इंग्लिश 4 स्टूडेंट्स, तो एनीवन ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज प्लेइंग हो जाएगा। यही तो समझना है बेटा, इज प्लेइंग, यानी कि यहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इस इंडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत ये वर्ड आते हैं। इसके अंतर्गत निगेटिव वर्ड भी आते हैं, उनको हम लोग देखते हैं।
इसके अंतर्गत जो निगेटिव वर्ड आते हैं वो निगेटिव वर्ड हैं नोबडी, दूसरा आता है नो वन। इन दोनों का हिंदी होता है कोई नहीं। ठीक है। और एक वर्ड आता है नॉन, ये भी आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन है, इसका भी हिंदी कोई नहीं होता है। तो इसको तो बेटा छोड़ दो, क्योंकि इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग होता है इसके साथ। नॉन के साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि नॉन इज प्रेजेंट, और चाहे कह सकते हैं कि नॉन आर प्रेजेंट। ये तो आपके आएंगे नहीं एग्जाम में, ये दोनों सही है सेंटेंस। इसी को समझना है, कोई नहीं उपस्थित है इसका भी। लेकिन इसके साथ क्या होता है कि इनके साथ दो फंक्शन नोबडी और नो वन, इनके साथ केवल सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और दूसरा इसके साथ है कि नोबडी, नो वन और नॉन अगर किसी वाक्य में दिखाई दे दे, यदि ये किसी वाक्य में दिखाई दे, यदि ये किसी वाक्य में दिखाई दे, वाक्य में दिखाई दे, तो नॉट शब्द, नॉट या नेवर का प्रयोग नहीं करते हैं। नॉट या नेवर का प्रयोग नहीं करते हैं। नॉट या नेवर का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। अगर ये कहीं भी दिखाई दे, नोबडी, नो वन और नॉन, तो इसको तो समझ होंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल देकर के हम बता रहे हैं और जो एग्जाम में आए हुए हैं और आते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस हो गया, ठीक है, करेक्ट करने के लिए सेंटेंस आता है। सेंटेंस आपका आ गया कि नोबडी does not like to speak English. Nobody does not like to speak English. अगर मान लीजिए कि इस तरह से वर्ड हो जाए कि nobody does not like to speak English, ये सेंटेंस को कहिए गलत है, क्योंकि जब nobody आ गया तो इसमें does not नहीं होना चाहिए। तो ये आपको अच्छी तरह से समझना है। दूसरा चीज कि जैसे मान लीजिए कि सेंटेंस आ गया कि नो वन ऑफ यू, खाली स्थान, अ कार, और यहां पे ऑप्शन दे दे हैज, हैव, तो क्या लिखेंगे? हैज और हैव है। तो नॉन ऑफ, तो हम समझ रहे हैं कि ये जब भी सब्जेक्ट का यूज होगा तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग। ये नहीं कि यू दे करके हैव लगा दीजिएगा। तो इस तरह की आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है। तो आप समझिए कि इंडिफिनिट प्रोनाउन में इस तरह के आपके सेंटेंस आते हैं जो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करते हैं। नो वन ऑफ यू, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या गया कि नोबडी, नोबडी कंप्यूटर। अब ध्यान दीजिएगा, और सेंटेंस में दे दिया आपका हैव, दूसरा आपका दे दिया हैड, तीसरा आपका दे दिया विल, और चौथा आपका दे दिया शुड। तो ऐसे सेंटेंस को आप कैसे क्वेश्चन करोगे? तुम्हें याद रहेगा। तो अब आप समझो कि नोबडी है तो ये तो प्लूरल है, तो ये हो नहीं सकता है। विल के साथ अगर हैव लगा रहता तब ये होता, शुड के साथ हैव लग जाता, ये कहां से हो गया? तो ये इसलिए हो सकता है कि आपको जानना पड़ेगा कि ये जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब है। तो जब सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है तो इसके साथ हैड भी हो सकता है।
तो कुछ वर्ड जो सिंगुलर प्लूरल होते हैं उनको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। इस कंफ्यूजन को भी आपको जानना पड़ेगा। तो ये आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन है। इसके बाद इंडिफिनिट प्रोनाउन में दो वर्ड और आते हैं, और वो वर्ड कौन सा है? वो वर्ड है आपके सम और आल। तो सम का हिंदी होता है कुछ लोग, और आल का हिंदी होता है सभी लोग। कब? जब ये प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं तब, जब ये प्रोनाउन के यूज में होंगे तब। और इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का हम लोग यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कहा जाए कि कुछ लोग महान हैं, तो यहां पे अंतर समझने की कोशिश करिएगा बेटा। अगर कुछ लोग महान हैं तो हम कहेंगे कि सम आर ग्रेट, तो यहां पे सम जो है प्रोनाउन हो गया, और लिखेंगे कि सम पीपल आर ग्रेट, तब भी सही है। तो यहाँ पे जो सम है एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे सम आपका एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह से ऑल ऑफ यू, आप सभी, ऑल ऑफ देम। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन इस वर्ड को भी आपको जानने की जरूरत है। अब हम आपको फोर्थ नंबर पर लेकर चलते हैं, और फोर्थ नंबर हम लोगों का है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत 4 वर्ड आते हैं। ये वर्ड को ही पढ़ना है बेटा, 4 वर्ड आते हैं। पहला वर्ड आता है दिस दैट, जो कि बचपन से आप जान रहे हैं। इसका हिंदी होता है यह और इस, इसका हिंदी होता है वह और उस। इन दोनों के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, एकदम मस्त रहिएगा, घबराइएगा मत। सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब दिस दैट के साथ। जैसे दिस गर्ल इज डांसिंग, यह लड़की नाच रही है। तो देखिए दिस के बाद ये सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। जैसे दैट बुक वाज माइन, देखिए यहाँ पे माइन आ रहा है, ये क्या वर्ड है? माइन। ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, माइन। यहाँ पे माई लिखेंगे, 10 मिनट खत्म कर। कितना हो टोटल? दैट बुक वाज माइन। तो इस तरह से आप इसको बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिए, सिंगुलर। अब यहीं पे क्या होता है ना कि दैट बुक्स लिख देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। दैट दिस गर्ल्स लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह के स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। तो ये 2 वर्ड आता है। दूसरा वर्ड इसके साथ 2 वर्ड और आते हैं, वो आते हैं दीज, दीज और दोज। तो दीज का हिंदी होता है वे, सॉरी ये और ये सब, और दोज का हिंदी होता है वे और वे सब। तो ये आपका डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो संकेत करता है, और इसके साथ आपका प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का हम लोग यूज करते हैं। प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब, जैसे लिखेंगे दीज बॉयज आर गोइंग। अब यहाँ पे अगर बॉय में एस नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, आर नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। दोज पेन्स आर माइन, चाहे आवर्स। ये देखिए, ये भी ध्यान दीजिए। तो इस तरह से आपका डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। तो आपको याद करना है कि दिस और दैट सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। ये नाउन पे ध्यान दीजिएगा, यही आपके प्रॉब्लम देता है। प्रॉब्लम आपका बेटा ऐसा ही देता है, दीज और दोज प्लूरल नाउन, यही आपका प्रॉब्लम देता है।
तो मैंने आप लोगों को प्रोनाउन में 4 का यूज किया, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और चारों से जो समस्याएं होती हैं उसी समस्याओं को हम लोग जिक्र करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका समस्या ये हो गया, ठीक है, कि एनी वन हैज डन हिज वर्क, एनी वन हैज डन हिज वर्क। तो यहाँ पे हैज होगा कि हैव होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? हैज। दूसरा, दीज गर्ल आर लिविंग इन लंदन, ये लड़कियां लंदन में रह रही हैं। अब आप बताइए कि सेंटेंस सही है कि गलत है? तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि दीज के बाद गर्ल में एस होना चाहिए। तो इस तरह की बात करना है। और तीसरा जो आपका है, ठीक है ना, कि सी एंड खाली स्थान, आर फ्रेंड्स। तो यहां पे हिम होगा कि देम होगा कि ही होगा कि नॉन ऑफ दीज होगा। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या मारना है? आंसर आपको देखना है कि अगर ये सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट ही होगा, और सब्जेक्ट इसमें ये है। तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना है, चाहते हो कि बहुत फास्ट पढ़ाया जा रहा है, चाहे समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर तो होता है बेटा। तो ऑफलाइन के लिए आपको इससे भी इजी तरीका से पढ़ाने के लिए, ठीक है, आपको मेरे संस्थान में प्रस्थान करना पड़ेगा, आना पड़ेगा, ठीक है। और मेरा नंबर है 9934093347, और ये आपका बक्सर में स्थित है, चरित्र वन में, ग्लोबल इंग्लिश इंस्टीट्यूट के नाम से, ग्लोबल इंग्लिश इंस्टीट्यूट के नाम से आपका है, जो कि चरित्र वन में है, वीर कुंवर सिंह कॉलोनी में। आप यहाँ पे चाहे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी 12th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में स्टूडेंट होंगे, उनको एकदम शुरू से पढ़ाया जाएगा। फिर हम लोग आपका जो बचता है प्रोनाउन चैप्टर, उस प्रोनाउन चैप्टर के अगले एपिसोड में देंगे।